तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी साइंस का मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप सभी नहीं लगाई ज़रूर लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली आपको 20 क्वेश्चन देते हैं एग्जाम पैटर्न पर, तो आप सभी इस सेट को जरूर लगाइएगा। इसमें तीनों सब्जेक्ट मेंशन किया जाता है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और आप सभी को हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलते क्वेश्चन से संबंधित, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को सबसे पहले आप सभी लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्टो गेमस हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, बिना बीज वाले जो पौधे होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमस कहते हैं। जैसे कि आप सेवाल यानी कि एल्गी का नाम सुने होंगे, ये भी आपका क्या है, क्रिप्टोगेमस का उदाहरण है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइटा होता है, नाम सुने आप सभी, बिल्कुल नाम सुने होंगे, ये भी आपका क्रिप्टोगेमस का ही उदाहरण है। इसके अलावा टेरिडोफाइटा जो होता है ये भी आपका क्रिप्टोगेमस का ही उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ये प्रजनन जो करता है वो बीजाणुओं के माध्यम से करता है। तो इतना सा फैक्ट आप इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। अगला है, आनुवांशिकता का जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ग्रेगर जोहान मेंडल जो है आनुवांशिकता का जनक है। और आनुवांशिकी प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इसने मटर का पौधा का प्रयोग किया था। किस पौधा का? मटर का पौधा का प्रयोग किया था। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन जो देख रहे हैं ये क्या है, तो आप सभी को पता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, जो कि एक मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका खोज ल्यूबेन हॉक ने किया था। जबकि जेम्स वाटसन की बात किया जाए तो इसने डीएनए की द्विगुणी कुंडली आपको प्रस्तुत किया था, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इसने। तो इतना फैक्ट इससे संबंधित जरूर याद रखिएगा। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन आपके लिए हम सेलेक्टेड रखे हैं, तो कम से कम उसको जरूर लगा के चलिएगा, लास्ट में आप सभी को बताएंगे। अगला है कि अष्टक के नियम किस तत्व तक लागू पाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम तक पाया गया है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम का एटॉमिक संख्या कितना होता है? 20 होता है। इसका प्रतीक क्या है? Ca प्रतीक है, तो ये याद रखिएगा। प्लस में ध्यान दीजिएगा, जो अष्टक का नियम होता है वो गैसों की स्थिरता सिद्धांत को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है, और अधिक भारी तत्वों पर अष्टक का नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित की बात किया जाए तो त्वचा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। त्वचा में कैंसर होने की संभावना होता है, प्लस में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आते हैं उससे हमारी रक्षा करता है। और पराबैंगनी किरणें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किरणें हैं, जिसे हम सभी यूवी के नाम से जानते हैं, अल्ट्रावायलेट किरण भी कहते हैं, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कई बार आप सभी को बताए हैं। ये आपका एक प्रकार का पौधा है, और लेनिन जो है ये क्या करता है, पौधे को कठोरता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। ये देखिएगा तो इस प्रकार से है 23, 11, उसके बाद ये x है, उसके बाद परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। बताएं आप सभी को, तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पर प्रोटॉन और द्रव्यमान की संख्या को माइनस कर दीजिएगा, तो 23 माइनस 11 कीजिए आप सभी, तो कितना बच गया? 12 क्या हो जाएगा? ये प्रोटॉनों की संख्या होगा। और प्रोटॉन जो होता है इसमें क्या होता है, उदासीन होता है चार्ज, याद रखिएगा, कोई चार्ज नहीं होता। प्लस में इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखेंगे आप सभी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर गमन करता है। जैसे कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है नाभिक का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर होता है?
राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे भौतिक आधार पर बात किया जाए तो रंग हो गया, घनत्व हो गया, चालकता हो गया, चुंबकता के आधार पर किया जाता है। प्लस में अगर रासायनिक गुण के आधार पर किया जाए तो जैसे जलने की क्षमता हो गया, संयोग करने की प्रवृत्ति हो गया, इसके आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पायरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पायरुवेट की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये क्रिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। जब श्वसन या सांस लेते तो उसी समय जो कि एटीपी के रूप में ये ऊर्जा क्या करता है? भंडारित करके रखता है, याद रखिएगा, अपने जगह स्टोर करता है। इसीलिए हम सभी इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, याद रखिएगा। यह ऊर्जा गृह कहा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये एटीपी तोड़ के फिर ऊर्जा मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि चंद्रमा के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना है तो व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना है तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? यहाँ पर बात समझिएगा क्या कहा गया आप सभी से। यहाँ पर चंद्रमा में द्रव्यमान की बात किया गया और पृथ्वी पर द्रव्यमान की बात किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान क्या होता है, दोनों का स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जो है कि जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? बराबर ही होगा, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिस आकार का था उसी आकार का रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, बट वजन में परिवर्तन हो जाता है। तो हमसे द्रव्यमान पूछा गया है ना, तो बराबर ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। अगला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर होगा माइकल फैराडे, याद रखिएगा, या माइकल फैराडे भी कहते हैं। इसी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। और बाकी बात ट्रांसफार्मर देखते हैं, जनरेटर देखते हैं, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ऊर्जा है? जीवाश्म ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? जीवाश्म ऊर्जा किसे कहते हैं पता है आप सभी को? जो लाखों वर्ष पहले जैविक अपशेष से जो निर्मित हुआ है, यानी कि लाखों वर्ष पहले जो कह सकते हैं कि जीव जंतु मर गया या पेड़ पौधे मर के दब के उसके बाद जो निर्माण हुआ है, उसी को हम सभी जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा होगा? नहीं होगा। थर्मल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा नहीं होगा। कोयला आपका एक जीवाश्म ऊर्जा है। पेट्रोलियम भी आपका एक जीवाश्म ऊर्जा होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है। क्या क्या बताएं? पेट्रोलियम भी आपका क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का ही उदाहरण है, ध्यान देंगे आप सभी। प्राकृतिक गैस भी आपका जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है। जबकि सौर ऊर्जा जो देख रहे हैं आप सभी, ये सभी आपका अक्षय ऊर्जा है। क्या है? अक्षय ऊर्जा है। और ये कभी भविष्य में खत्म नहीं हो सकता है, बट कोयला आपका भविष्य में खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए हम सभी सोनार का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर समुद्र में कुछ गिर गया है तो उसका भी पता लगाने के लिए सोनार का ही प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर पनडुब्बी की तरह किया जाता है। मछलियों का पता लगाने के लिए भी सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक मृत यांत्रिकी उत्तक माना जा सकता है? यानी कि किसे मृत यांत्रिकी उत्तक माना जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये आपका कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। किसको? पौधे को करता है। और ये आपका एक मृत उत्तक होता है, ध्यान दीजिएगा। जो बाहरी वाला जो आपसे परत देखते हैं, जिसे हमसे कोशिका भित्ति भी कह देते हैं, वही आपका स्क्लेरेनकाइमा होता है, जो आपका मृत होता है और ये पौधे को कठोरता प्रदान करता है। और जो पेरेनकाइमा देख रहे हैं ये आपका जीवित उत्तक होता है। क्या होता है? जीवित उत्तक होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए, एमीटर जो होता है इससे हम सभी धारा को मापते हैं। किसको मापते हैं? धारा को मापते हैं। और ये आपका श्रृंखला क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ताकि पूरे परिपथ में समान धारा प्रभावित हो, याद रखिएगा। पूरे परिपथ में समान विद्युत धारा प्रभावित हो, इसीलिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि घर में जो वायरिंग किया जाता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चीज़ें क्लियर हैं?
अगला प्रश्न देखिए कि एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर घंटा से प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तब त्वरण क्या होगा। अच्छा, त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र पता होगा कि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है, पता है ना। यानी कह सकते हैं कि ए बराबर v माइनस यू बटा टी हो जाएगा। यही ये सूत्र इसका बिल्कुल है। इसी पर अभी आपका सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है हम सभी को, यहाँ पर देखिए अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दिया हुआ है जो कि चाल है इसका, और बटा समय 10 सेकंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सभी क्या करते हैं 72 माइनस 36 कर लेते हैं, किधरों से माइनस कीजिए, माइनस करना है, और बटा यहाँ पर 10 सेकंड हो जाएगा बराबर ए हो जाएगा। तो 72 से 36 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36, और बटा यहाँ 10 सेकंड बचेगा ना, बोलिए हाँ बिल्कुल बचेगा, बोलिए हाँ बिल्कुल बचेगा। तो ये देखिए 36 बटा 10 सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर घंटा में दिया हुआ है, यानी किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, और हमको मान किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में चाहिए। तो पहले हमको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो आपको पता होना चाहिए किलोमीटर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम सभी क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। अगर वही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ हमको किलोमीटर दिया है, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 36 को 5/18 से गुना कर देंगे। तो यहाँ कटा दीजिए, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर अब पर सेकेंड हो जाएगा इसका चाल। समझे आप सभी, बिल्कुल समझे। तो अब 10 मीटर पर सेकंड चाल हो गया, समय मेरे पास 10 सेकंड दिया हुआ था। अब इसको काट दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बात समझे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में परावर्तित करता है रेटिना। याद रखिएगा आप सभी, चीजें क्लियर हैं। अच्छा, रेटिना में क्या पाया जाता है, तो प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, और ये क्या करता है प्रकाश को विद्युत संकेत के रूप में मस्तिष्क में भेजती है। कौन, रेटिना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्रेब चक्र एक महत्वपूर्ण उत्पन्न जो एटीपी सुरक्षित करता है। तो ये आपका NADH करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, NADH करता है। अच्छा, क्रेब चक्र जो है ये आपका कोशिकीय श्वसन क्रिया के द्वारा होता है क्रेब चक्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तब तत्व कौन सा होगा। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब भी X ऑक्साइड लाल लिटमस को अगर वो नीला कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वो क्षारीय ऑक्साइड ही होगा। ध्यान देंगे आप सभी, जब भी लाल लिटमस को नीला करने की बात किया जाए तो वो क्षारीय ऑक्साइड ही बनाता है, और ये एक धातु होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, धातु होता है। और क्षारीय ऑक्साइड कौन निर्माण करता है, सिर्फ धातु ही करता है। तो धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि जो धातु होता है, धातु जो होता है, धातु जब आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, आपका धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, आपका धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। तो देखिए, किसान जो है कि फसल चक्र का अर्थ क्या होता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल को उपजाना, जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ता है। अगर एक ही फसल को उपजाते रहिएगा तो मिट्टी कमज़ोर हो जाता है, उर्वरता शक्ति कम हो जाता है उसका। तो यहाँ पर उर्वरता बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि भी होती है, नाइट्रोजन तत्वों की वृद्धि भी होती है। याद रखिएगा, तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। बट सबसे सटीक ऑप्शन नंबर ए, मृदा उर्वरता सही होता है। बट यहाँ पर सभी दिया है तो हम सभी की तरफ जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब मटर का पौधा का उपयोग किया जाता है तो उससे क्या होता है पता है आप सभी को, बिल्कुल नाइट्रोजन की वृद्धि होता है मिट्टी में, है ना। जो दलहनी पौधा होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ये आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये आपका क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करती है, ये सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और तब जो है कि भोजन का निर्माण करती है। जैसे कह सकते हैं कि CO2 जब आपका CO2 प्लस H2 अभिक्रिया करेगा, CO2 प्लस H2 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस O2 का निर्माण करेगा, या इस रूप में बदल जाता है। तो यह फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ से आपका पूरा मॉडल सेट कंप्लीट हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम सभी सेशन को समाप्त करेंगे। कुछ वैज्ञानिक शाखाएं आप सभी देख लीजिए जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ध्वनि विज्ञान को क्या कहा जाता है, एक्यूस्टैटिक्स कहा जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी में होता है। पक्षियों का अध्ययन किस में होता है, ऑर्निथोलॉजी में होता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर में होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन जो होता है या उत्पादन, ये आपका पोमीकल्चर में होता है। याद रखिएगा आप सभी, या पोमोलॉजी में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि पिसिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, मछली पालन का अध्ययन होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में। ये दोनों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पुष्पों का अध्ययन होता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है। अगला है उसके बाद है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेर्टोलॉजी में किया जाता है। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी में और काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर में किया जाता है। तो यहाँ से आप सभी इसको याद रखिएगा। उसके बाद आइए कुछ pH मान आपको बता देते हैं। प्रबल संभावना रहता है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। सबसे पहले ये जानिए कि pH स्केल का मान कितना होता है, 0 से लेके 14 तक। 7 जो होता है ये आपका उदासीन होता है। इससे नीचे आपका अम्लीय होता है, यानी कि 0 से लेके 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। अब आइए सिरका का pH मान 2.4 से लेके 3.4 के बीच में। शराब का pH मान 2.8 से लेके 3.8 के बीच में। उसके बाद दूध का pH मान 6.4 से लेके 6.6 के बीच में होता है। समुद्री जल का pH मान कितना होता है, 8.4 होता है और ये क्षारीय होता है। लार का pH मान 6.5 से लेके 7.5 के बीच में, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है, 5.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है। रक्त का pH मान कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो 7.4 होगा। नींबू रस का pH मान 2.2 से लेके 2.4 के बीच में होता है। तो इसको याद रखिएगा। 2 टॉपिक आपको बताएं जो अहम भूमिका आपको पेपर में निभाने वाला है, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की सेशन में कुल 20 प्रश्न आपको विज्ञान का कंप्लीट करवाए हैं, जो बिल्कुल आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर ये प्रश्न आधारित था। हमें उम्मीद है कि आप सभी इसको शुरू से अंत तक सॉल्व किए होंगे और आप सभी स्कोर भी बताइए कितने स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार DLED से संबंधित जब भी क्लास और नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।